In this video, we can discuss a compartment exam total physics for 10th class. So 10th क्लास के लिए जो फिजिक्स आएगी आज ये इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाना है एग्ज़ाम्स के लिए, यही टॉपिक आप क्लियर करके चले जाना इसमें कंपार्टमेंट में। इसमें मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे, फिजिक्स में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्टिंग से ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओनली एंड ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं फिजिक्स में 10th क्लास में केवल और केवल 4 चैप्टर आपके आएंगे। एक तो चैप्टर है आपका फर्स्ट जिसे हम कहेंगे लाइट, सेकंड चैप्टर है इसमें ह्यूमन आई, थर्ड चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी, और फोर्थ चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केवल आपको 4 चैप्टर जो हैं ये क्लियर करके जाने हैं। 4 चैप्टर में पहला चैप्टर है आपका लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम टॉपिक लेंगे, अलग अलग टॉपिक्स। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे केवल वही डिस्कस करेंगे। देखिए लाइट चैप्टर में आपको प्रिपेयर करके जाना है पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स है क्या। सो लाइट चैप्टर में आपको 2 मिरर की तैयारी करके जानी है, प्रिपरेशन करके जानी है। पहला है कॉनकेव मिरर और सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में आपकी टोटल 6 इमेजेस तो इसमें बनेंगी और 2 इमेजेस इसमें बनेंगी। टोटल अगर हम ऐड करें तो टोटल 8 इमेजेस जो हैं यहाँ आपकी बनेगी। 8 इमेजेस में एक इमेजेस डेफिनेटली रिपीट होती है। एक इमेज कौन कौन सी इमेज है? पहले है कि इस वाले में अगर हम देखें कॉनकेव में तो फर्स्ट जो है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा फोकस पे बनेगी। सेकंड, आप जब भी आप बनाओगे उसके सामने इमेज कि कहोगे कि बियॉन्ड द सी, जब बियॉन्ड सी रखोगे, बियॉन्ड सी, या कहेगा वो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, तो जो भी आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी इन फ्रंट ऑफ वो बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। थर्ड इमेजेस में इसमें आप डिस्कस करोगे कि जब सी पर रखोगे ऑब्जेक्ट को तो सी पर ही इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो सी पर ही डेवलप होगी। एंड फोर्थ में आप कहोगे कि सी और एफ के बिटवीन में रखोगे ऑब्जेक्ट तो सी एंड एफ, तो इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो बियॉन्ड द सी आ जाएगी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और जब आप फोकस पे रखोगे तो फोकस पे, फिफ्थ वाली में फोकस पे रखोगे तो इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो आपकी, जब आप इमेज फॉर्म्ड करोगे एफ पर, ऑब्जेक्ट आप रखोगे एफ पर, तो इमेज फॉर्मेशन होगी आपकी इन्फिनिटी। बनती तो वो इन्फिनिटी पे पर नहीं है, बट हम मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पर ही डेवलप होगी। एंड लास्ट जो है इसमें 6th इमेजेस है, ये कई बार रिपीट हो चुकी है। आप इसे, मैं बार बार बच्चों को भी बोलता हूँ कि ये इमेजेस जो है कई बार रिपीट होकर आई और होती भी है रिपीट। तो इसमें जो हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो फोकस पे और पोल के बिटवीन में रखते हैं, फोकस एंड बिटवीन द पोल। सो इमेज फॉर्मेशन जो होती है वो बियॉन्ड आपका जो मिरर है उसके पीछे बनती है। तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन बनेगी, एक तो बनेगी आपकी इरेक्ट बनेगी और आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो है इसमें फॉर्म्ड होती है। बियॉन्ड बनेगी सी के, बियॉन्ड बनेगी आपकी मिरर के। मिरर के जो है वो बियॉन्ड बनेगी। आपको पता ही होगा इसमें जो मिरर है वो इस तरीके से जो हम लेवल करते हैं, दिस इज द मिरर कॉनकेव। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स जो है ये अंदर से पॉलिश होता है, इनसाइडेडली पॉलिश होता है, आउटसाइडली। तो हम अगर डेफिनेशन कहें, ये होता है आपका कन्वर्जिंग मिरर और इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। जो कन्वर्जिंग मिरर है ये सभी पैरेलल रे को कन्वर्ज करता है और जो डाइवर्जिंग है ये सभी रे को डाइवर्ज करता है, पैरेलल रे को डाइवर्ज करता है। तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन बनेगी, ये इमेज फॉर्मेशन जो है वो बनेगी हमारी यहाँ पर बनेगी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो बनेगी, केवल 2 इमेज बनेगी। जब ऑब्जेक्ट को आप रखोगे इन्फिनिटी पर, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखोगे तो कहाँ होगा कि इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी? एट द बैक ही होगी और एट द पोल पर होगी।
फोकस पर होगी। तो जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखोगे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, इमेज फॉर्मेशन एट द बैक होगी यहाँ पर। फोकस इसका इस साइड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो एट द बैक होगी, तो हम कहेंगे फोकस। कैसी बनेगी नेचर, हाईली डिमिनिश्ड होगा साइज में, और नेचर कैसा होगा भाई वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि जो बिहाइंड बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है। इसमें सेकंड वाली इमेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी रिपीट है, कई बार रिपीटेड है। जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी रखते हैं, ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी के और पोल के बिटवीन में रखते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन जो हमारी जो बनती है वो बनती है फोकस के और पोल के बिटवीन में, सेकेंड साइड, मतलब बिहाइंड द मिरर। और ये बिहाइंड द मिरर जो बनेगी, अभी बताया था आपको कि ये जो बनती है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो है वहाँ फॉर्म्ड करता है। तो भाई ये 6 के 6 इमेजेस हैं, इनमें से एक 100% आएगी, इसमें आप कर लेना। 6 इमेजेस हैं, कुछ मैंने वीडियोस डाल रखे हैं इमेजेस की, नहीं कोई समझ में आ रही है तो वहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है मिरर, हमारा कंप्लीट हो गया है। मिरर में बस इतना ही पार्ट है, और इसमें जो इमेज फॉर्मेशन में बस इतना ही पार्ट है। नेक्स्ट है कि इसमें जो मिरर फॉर्मूला है उसमें क्वेश्चन रिपीटेड हो जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि मिरर फॉर्मूले का क्वेश्चन बताइए, पे आ गया है क्वेश्चन, तो मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला सिंपली आपने पढ़ा होगा कि पढ़ के आए हो आप सारा कोर्स, तो ये हो जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें ये फॉर्मूला जो है वो 3 तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका तो यही है इसमें, तो फर्स्ट टाइप है वो ये है। सेकंड टाइप है कि अगर वो v पूछ रहा है तो v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और अगर वो u पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। अगर इसे फर्दर सॉल्व करें, अगर आप इसे यहाँ सॉल्व करोगे तो ये 1/f की वैल्यू है, अगर आप इसे यहाँ सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 1/f इज इक्वल टू टेकिंग एलसीएम, तो ये बनता है uv और ये हो जाएगा u प्लस v, और ये बनता है f इज इक्वल टू uv अपॉन u प्लस v। ऐसे ही आप इन्हें सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू भी आप यहाँ पर रख करके इसे सॉल्व कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे तो इसमें पूछ ले मिरर फॉर्मूले पे, चाहे वो लेंस फॉर्मूले पूछे। आगे हम डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला है क्या। अगर वो मिरर फॉर्मूले पे पूछ रहा है तो फॉर्मूला जो है आपके पास प्रेजेंट है 1/f इज इक्वल टू v और 1/u क्या होता है। फिर इसमें ही मैग्नीफिकेशन पूछ लेता है कि मैग्नीफिकेशन है क्या। सो मैग्नीफिकेशन में अगर हम बात करें, सो मैग्नीफिकेशन में जो एक टर्म आती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से वो पूछता है। सो मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अगर हम कहें इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें भी वो 2 तरीके से पूछता है, एक रियल में पूछता है, एक वर्चुअल में पूछता है। तो रियल के लिए ये होगा माइनस, और वर्चुअल के लिए m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ये वर्चुअल के लिए होता है। और अगर आपके पास h डैश अपॉन h नहीं है तो यहाँ आप फॉर्म्ड करते हैं v/u। एक तो होता है रियल के लिए है और एक होता है आपका वर्चुअल के लिए। तो वर्चुअल में आपकी जो इमेज फॉर्मेशन बनती है, रियल में आपका जो बनेगा ये पॉजिटिव ही रहेगा दोनों, और जो आपका जो वर्चुअल बनेगा ये बनता है एक नेगेटिव और एक बनता है पॉजिटिव। uv से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ अगर तीनों ही इक्वल हैं तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो, द h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v/u। ये फॉर्मूला भी कई बार रिपीटेड है, यहाँ से भी आपका मैग्नीफिकेशन पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है इसमें लास्ट पावर है। आपकी इसमें बुक्स में जो गिवन है लास्ट में पावर जो है, वो पावर जो पूछता है लेंस की पावर क्या होती है। तो पावर जो होता है ये होता है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। इसकी SI यूनिट आपकी डायोप्टर, रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल D से डायोप्टर को। और जो यहाँ फोकल लेंथ लोगे, ये फोकल लेंथ आप लोगे मीटर में, फोकल लेंथ मीटर में लोगे तभी SI यूनिट आपकी डायोप्टर में आती है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करके दे देगा कि V और U और F की वैल्यू सेंटीमीटर में कहेगा, और फिर आप डायरेक्ट सेंटीमीटर यहाँ रख के आ जाते हो और फिर डायोप्टर उसे लिख के आ जाते हो, तो एग्जामिनर यहाँ नंबर आपके कट कर लेता है। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्रैक्शन पार्ट। ये आपका रिफ्लेक्शन पार्ट था, जिसमें कि आपका स्नेल्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी कर लेना। स्नेल्स लॉ जो है उसमें स्नेल्स ने 2 लॉ दिए हैं। पहला तो है नॉर्मल और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एक ही मीट पॉइंट पर करती हैं, तो उसे आप स्नेल्स लॉ बोलते हैं, दिस इज नॉर्मल।
इंसिडेंट रे और दिस इज रिफ्लेक्टेड, और ये आपका एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें जो सेकंड लॉ में कहा है ये फर्स्ट है, ये सेकंड लॉ में उसने कहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ये इसका सेकंड लॉ है। तो ये तो बेसिकली आपने पढ़ा ही होगा, ये चीज़ जरूर आप देख जाना। तो नेक्स्ट है कि इसमें रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन अगर नेक्स्ट टॉपिक है, तो रिफ्रैक्शन में जो पूछा जाता है मेन, एक रिफ्रैक्शन जो ग्लासेस लैब में आपने देखा होगा कि उसके अंदर रिफ्रैक्शन पूछता है। तो रिफ्रैक्शन इसमें से भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ग्लासेस लैब का आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है ग्लासेस लैब का, तो उसमें एक फॉर्मूला है जनरली कि जब लाइट एंटर करती है किसी ग्लास स्लैब से, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ग्लास एयर के कंपैरिजन में एक डेंसर मीडियम होगा। जब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो नॉर्मल से टूवर्ड्स बैंड हो जाती है, और जब ये बैंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसी चीज़ को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इस फिनोमिना को। और इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन में जब लाइट दोबारा सेम मीडियम में आती है तो दोबारा वो अवे चली जाएगी नॉर्मल से। तो देखिए ये होता है रेयरर मीडियम, इसके कंपैरिजन में ये होगा इसका डेंसर मीडियम, ये अगेन रेयरर मीडियम है। इसमें कभी कभी पूछ लेता है वो, ये कह देता है कि भाई मीडियम 1, इसे बोल देता है मीडियम 2, इसे बोल देता है मीडियम 1, इसी तरीके से। तो मीडियम 2 इज द कॉल्ड डेंसर मीडियम। क्लियर। इसमें जो बातचीत आगे जो वो पूछता है, ये कहता है कि इसमें एक फॉर्मूला प्रेजेंट कर देता है। तो फॉर्मूला क्या है, ये बोल देता है n, इट्स बिकम 2-1। तो 2-1 इज इक्वल टू जो इंसिडेंट रे है वो मूव करके गई है किसके अंदर, किसके रेयरर से डेंसर के अंदर। तो इसमें एक फॉर्मूला है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और नेक्स्ट डिवाइडेड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसमें इस तरीके से पूछता है, तो फॉर्मूला इस तरीके से गिवन है। नेक्स्ट है कि n12 बोलता है, तो ये बस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इस तरीके से वो पूछता है। तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज करके वहां से मीडियम स्पीड इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। ये जो फॉर्मूला है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो गिवन होगा आपके पास दो फॉर्मूले, एक जर्नल फॉर्मूला आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में गिवन है, वो है भाई n इज इक्वल टू c/v। ये एक जर्नल फॉर्मूला है, ये होता है n कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बस इतना ही पूछा जाएगा इसमें। इससे आगे हमारा आता है लेंस। तो लेंस में जो बात करता है उसमें भी आपके दो टाइप के लेंस हैं, एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये आपने देखा होगा लैब के अंदर। तो कॉन्वेक्स लेंस तो कॉन्वेक्स लेंस जो है ये हमारा कौन सा लेंस होता है, ये लेंस है ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसे हम बोलते हैं, इस तरीके से हमें दिखता है। तो हम अगर इसे डिफाइन करें, इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस में जो ये लेंस है ये थिकर होता है सेंटर से और थिनर होता है साइड से। एक होता है कॉनकेव लेंस जो होगा ये लेंस होता है थिनर सेंटर से और थिकर जो है वो एजेस से होता है। इसकी 6 इमेजेस मिलेगी आपको, इसकी 2 इमेजेस मिलेगी। ठीक है। तो पहली वाली इमेजेस में जब इन्फिनिटी पे रखते हैं पहली वाली में, तो जो इमेज जो फॉर्म्ड होगी वो कहाँ होगी, तो सेकंड साइड बनेगी इसमें इमेजेस, क्योंकि ये क्या है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो सेकंड साइड ही इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से बनेगी। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ये इन्फिनिटी पे रखा है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये f1 ऐसे बोलता है, f2 आपने उसमें पढ़ा होगा क्लास में, ये 2f1। तो इस तरीके से 2f2 इस तरीके से रे जाएगी, यहाँ पर जा करके कन्वर्ज हो जाएगी। तो दिस इज़ द कन्वर्जिंग लेंस। तो इसमें इमेज पूछ लेता है कहाँ बनेगी, तो कन्वर्जिंग लेंस में इमेज सेकंड साइड पर ही बनती है, कन्वर्जिंग लेंस है। इसमें 6th जो इमेज है वो भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड में ऑब्जेक्ट को रखेगा ये 2f2 से पहले, 2f2 से पहले रखेगा तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड या बियॉन्ड 2f2। तो 2f2 से बियॉन्ड रखेगा तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी भाई, f1 एंड f2 के बिटवीन में।
एक तो ये करके चले जाना। नेक्स्ट है कि थर्ड वाले पार्ट में पूछता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस 2f2, तो भाई इमेज फॉर्मेशन भी जो बनेगी वो बनेगी 2f पर, तो ये बनेगी इमेज फॉर्मेशन भी 2f पर बनेगी, इसे आप देख लेना। नेक्स्ट है फोर्थ पर पे ये पूछ रहा है कि जब इसके बिटवीन में रखेंगे हम 2f2 एंड 2f1 के बिटवीन में, तो इमेज फॉर्मेशन जो बनेगी बियॉन्ड चली जाएगी, वो बियॉन्ड किसके बियॉन्ड चली जाएगी, वो f2 के बियॉन्ड चली जाएगी सेकंड साइड। नेक्स्ट में पूछता है फिफ्थ में, जबकि ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम 2f1 पर, सो 2f1 पर रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, तो एट इन्फिनिटी पर जो इमेज फॉर्मेशन है वो वहाँ बनती है इन्फिनिटी पर। एंड लास्ट जो इसमें सिक्स्थ वाली इमेजेस है उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी रिपीटेड है, तो इसे ध्यान से देख के जाना। जबकि ऑब्जेक्ट को आप 2f1 एंड पोल के बिटवीन में रखते हैं, तो यहाँ पोल इसमें भी सेंटर में मिलेगा, जब इसके बिटवीन में आप रखोगे तो इमेज फॉर्मेशन जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेगी, एट सेम साइड, जो आपका जो लेंस होगा जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी साइड मिलेगी। तो इसमें भी एक वर्चुअल इमेज बनेगी, तो सेम साइड मिलेगी, बिटवीन 2f1 पे भी आ सकती है, 2f2 के पोल के बिटवीन में भी आ सकती है, जिस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को वहाँ रखोगे तो सेम साइड ही बनेगी, सेम साइड। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेकंड साइड तो नहीं बनेगी, तो सेकंड साइड नहीं बनेगी, इसमें बैक साइड पर ही ये जो इमेज फॉर्मेशन है वो बैक साइड पर ही बनती है, क्योंकि यहाँ से रे जाएगी इस तरीके से और जैसे इससे पास होकर जाएगी तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी। जब आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं होगी तो हम बैक साइड पर उसे इंटरसेक्ट करा लेते हैं, एक बार देख लीजिएगा, NCERT में सब कुछ गिवन है आपको। नेक्स्ट है कि इसमें जब सेम साइड बनेगी तो यहाँ वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, तो इस चीज़ के बारे में वो पूछता है। तो बार बार कन्फ्यूजन के लिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो इसलिए बोर्ड इसे बार बार रिपीट करता है, इस चीज़ को ज़रूर देख के चले जाना। नेक्स्ट है कि हमारा लास्ट में जो एक लेंस है, ये लेंस है हमारा भाई कॉनकेव। तो कॉनकेव जो लेंस है, ये जो कॉनकेव लेंस है ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो हम कहें इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये जो डाइवर्जिंग लेंस है ये प्रिंसिपल एक्सिस से अवे ले जाएगा रे को, और जो इमेज फॉर्मेशन होगी सेम साइड बनेगी, जिस साइड भी ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उसी साइड बनेगी। तो जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट सेम साइड बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, फर्स्ट वाला तो यही बनेगा। सेकंड वाले में जब ऑब्जेक्ट को पोल के और इन्फिनिटी के बिटवीन में रखते हैं तो सेम साइड बनेगा, बस थोड़ा सा उससे ग्रेटर होगा, पॉइंट साइज से कह सकते हो, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट कह सकते हो। तो 2 इमेजेस इसमें भी बनेगी और 6 इमेजेस इसमें बनेगी, तो 6 इमेजेस आपकी 6 + 2 टोटल 8 इमेजेस आपको इसमें करके जानी है। 8 ये है और 8 आपकी किस में है, 8 आपकी लेंथ मिरर में है, तो टोटल आपकी 16 इमेज जो है वो फॉर्मेशन में बना के जानी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी पावर का जो फॉर्मूला है वो इसमें आप देख के चले जाना, पावर भी इसमें भी एज इट इज ही फॉर्मूला यूज होगा। सो पावर इज इक्वल टू 1/f, और 1/f जो बनेगा ये आपका डायोप्टर में ही ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो एक बार और देख लें, तो फॉर्मूला जो इसका बनेगा सिमिलर बनता है जैसे कि आपका मिरर का फॉर्मूला बनता है, वैसे ही आपका लेंस का फॉर्मूला भी बनेगा, बट थोड़ा सा इसमें एक माइनस का साइन यहाँ इंडिकेट करता है। तो ये हमारा जो है ये लेंस का फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला, और वो था हमारा मिरर फॉर्मूला। बट केवल और केवल बच्चे गड़बड़ करते हैं कि यहाँ प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस रख देते हैं, तो इससे फॉर्मूला पूरा गड़बड़ा जाता है, जिससे कि एग्जामिनर देखते ही फॉर्मूले को कट कर देता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी ना करें वहाँ, तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अवेयर रहें। तो इसमें भी आपके 3 फॉर्मूले इंडिकेट होते हैं। देखिए पहला तो ये है, दूसरा है कि v निकालना है, u निकालना है, तो उसके लिए भी आप कह सकते हो तो 1/f इज इक्वल टू ये बनता है आपके पास। अगर आपको v निकालना है तो ये बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f और प्लस 1/u, ये v निकालने के लिए। और u निकालने के लिए क्या है, u निकालने के लिए 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। तो इस तरीके से आप इसमें 3 फॉर्मूले जो हैं वो रीचेंज करके आप बना सकते हो। आई होप यू मे बी अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल्स करके चले जाना अच्छी तरीके से। न्यूमेरिकल्स जो हैं बस इन्हीं के बेस्ड न्यूमेरिकल है, इमेज फॉर्मेशन पे आ जाएगा। वो पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि आपको दिया गया है कोई ऑब्जेक्ट और कहता है कि कन्वर्ज हुआ है और सेम साइड इमेज फॉर्मेशन हुई है, तो बताइए कौन सा लेंस है या कौन सा मिरर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आप करके जाना प्रिपेयर। तो आई होप यू मे बी अंडरस्टैंड। तो लाइट चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड जो है
ये चैप्टर भी सेम वेटेज रखता है। तो इसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया क्या है। तो सबसे पहले आपको आई डायग्राम आना चाहिए, प्यूपल क्या होता है, ठीक है नहीं, सेंटर कॉर्निया क्या होता है, उसमें लेंस कौन सा यूज़ होता है, ये चीज़ हमें आनी चाहिए। तो एक हम रफली रे डायग्राम बना लेते हैं। सो ये आपका जो आई डायग्राम है, ये सामने ये तो वाइट पार्ट होता है इसका, ये सेंटर पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल, और ये इसे बोलते हैं, ये लेंस होता है, ठीक है, ये प्यूपिल होता है, और यहाँ आपका रेटिना होता है जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। तो इसमें मोटा मोटा जो पार्ट है वो आप पढ़ के चले जाना, जैसे कि सिलरी मसल्स हैं, इनका काम क्या है। तो सिलरी मसल्स का काम जो होता है, रीएडजस्ट करती है लेंस को और फोकस को रीएडजस्ट करती हैं, ताकि जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना के ऊपर अच्छी तरीके से फॉर्म हो जाए। नेक्स्ट है इसमें कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे दूर का नहीं दिखता है या पास का नहीं दिखता है, तो उसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या है, उसकी करेक्टनेस क्या है। सो मायोपिया में आप जो लेंस यूज़ करते हैं करेक्टनेस के लिए, एक्सटर्नल लेंस, वो ये वाला होता है कॉनकेव, और जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है जिसे पास का नहीं दिखता है, तो उसमें ये यूज़ करता है कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करता है। और जब पर्सन को दोनों ही चीज़ें, ना ज़्यादा दूर का दिखता है ना ज़्यादा पास का दिखता है और बिल्कुल मिडिल का देख सकता है, तो दोनों ही लेंसेज वो यूज़ करता है, जिसे बोलते हैं बायफोकल। तो बायफोकल में दोनों ही लेंसेज का चश्मा जो है एक ही लेंस के अंदर मल्टी कर देते हैं उसे, तो ये होता है बायफोकल। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से देखता है तो इस वाले लेंस से देखेगा, और जब नीचे से देखता है तो इस वाले लेंस से देखता है, तो उसे दोनों लेंस बार बार चेंज करने नहीं पड़ते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही है। और दूसरा है कि इसमें आपका लेंस के अलावा वो पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड है वो प्रेसबायोपिया है, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। इसमें डे डायग्राम आ जाता है, उसकी करेक्टनेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, कि इन्फिनिटी पे है तो क्यों शार्प इमेज नहीं बनती, तो ऐसे क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं कि उसमें जो है कि ऑब्जेक्ट जो है कि उसे नहीं दिखता है, रेटिना पे इमेज बन पा रही है, क्यों नहीं बन पाती है, तो ये जो होता है इसके सिम्टम्स क्या है, इस तरीके से आप पढ़ के जाना। कभी कभी साइज़ ऑफ बॉल बढ़ जाता है, कभी कभी सिलरी मसल्स जो हैं वो वर्क नहीं कर पाती है, तो जो हमारा जो लेंस होता है जिसे हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, वो जो लेंस हैं जिसे हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, सिलरी मसल्स इसे रीएडजस्ट नहीं कर पाती है, जिसके कारण ये रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन नहीं फॉर्म करता, या तो उससे पहले इमेज फॉर्मेशन कर देगा या उससे बाद में। या दूसरा इरकरेक्टनेस इसके अंदर ये आ जाती है कि आई बॉल का जो साइज़ है वो या तो ग्रेटर हो जाता है या स्मॉलर हो जाता है, तो उसके लिए हम एक्सटर्नल लेंस का यूज़ करते हैं। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एक्सटर्नल लेंस इसमें आप लगवा लीजिए। तो एक्सटर्नल लेंस केवल दो टाइप के होते हैं, अभी जो पढ़ के आए हैं प्रीवियस चैप्टर में, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव, ठीक है ना। जो कॉनकेव होता है ये दूर के लिए होता है, और कॉन्वेक्स जो होता है ये पास के लिए होता है। क्लियर, आई होप यू मे बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इसमें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप इसमें प्रिज्म पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्रिज्म में वो आपसे पूछता है कि प्रिज्म क्या, किस तरीके से लाइट को डेविएट करता है। तो वाइट लाइट को ये स्प्लिट करता है 7 कलर्स में, तो ये सेकंड साइड को 7 कलर्स में जो हमने पढ़ा है विबग्योर की फॉर्म में। तो विबग्योर की फॉर्म में वी नीचे से और आर ऊपर, इस तरीके से आपको लिखना है विबग्योर, क्योंकि आर ऊपर ही आएगा। मिनिमम वेवलेंथ डेविएट होती है, क्योंकि जो आर की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए कम डेविएट होती है, और वी की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होती है, ज़्यादा बैंड कर जाती है। इसलिए हम रेड को डेंजर्स के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसे बोलते हैं ये वाइट लाइट जाएगी, दिस इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यहाँ पर डिस्पर्जन होगा। तो एक जो प्रिज्म होता है उससे एक जो साइड होती है उससे जब लाइट एंटर करती है, जब उसके अंदर एंटर जाएगी, तो ये हमारा एक रेयरर मीडियम है, फिर डेंसर मीडियम आएगा, फिर रेयरर मीडियम जाएगा। तो सेकंड जब पार्ट से वो लाइट निकल के जाएगी तो वो जो बन के जाएगी वो हमारी डेविएट कर देती है। अब यहाँ तक तो बात कर लेते हैं बच्चे। उसके बाद जब वो पूछता है क्वेश्चन कि बोलता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, आपने देख रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में वो 2 प्रिज्म देगा आपको इस तरीके से, ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म है। बोलता है कि वाइट लाइट जो है इससे पास कराई तो क्या होगा। तो पहला प्रिज्म का पहला काम क्या है कि लाइट को डेविएट करेगा, मतलब डिस्पर्ज करेगा 7 कलर्स में, बट जो सेकंड प्रिज्म है उस डिस्पर्जन ऑफ लाइट को एंटर करेगा, अगेन वाइट लाइट में से फॉर्म्ड कर देगा। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब लाइट एंटर होगी और एंटर होने के बाद लाइट जब दोबारा से दूसरे वाले के अंदर जाएगी तो वो जो बनती है तो दोबारा वाइट लाइट आएगी। अब उसने कहा कि थर्ड जो हमारे पास जो प्रिज्म है उसे अगर दोबारा से इसे लगा दिया गया तो अब बताइए अब कौन सी लाइट
जो है इसमें फॉर्म्ड होगी। तो आप इसमें बता सकते हो कि इसमें जो लाइट जो डिस्पर्ज होगी वो बनेगी भाई इसके अंदर, अगेन डिस्पर्जन ऑफ लाइट, सेवरल कलर्स के अंदर जो लाइट है वो इसके अंदर फॉर्म्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है, ये है कि सनसेट और सन राइजिंग के बारे में भी वो पूछ लेता है कभी कभी कि जो सनसेट है, सनराइज है, वो रेडिश कलर का क्यों दिखता है। तो इसमें सभी को पता है वहाँ भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। तो सनसेट और सन राइजिंग के टाइम पर हमें जो सन की जो रेडनेस दिखती है वो ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट दिखती है। तो जो सन की एक्चुअल वो पूछ लेता है, एक्चुअल पोजीशन हमें दिखाई देती है सन की, नहीं दिखाई देती है। तो एक्चुअल पोजीशन हमें सन की नहीं दिखाई देती है। तो ये अर्थ है और ये उसके पास जो उसके चारों तरफ है ये एयर है। तो एयर और यहाँ वैक्यूम है। अब देखिए जब लाइट एंटर करती है रेयरर मीडियम से डेंसर में तो हमेशा बैंड होगी। तो ये एयर के कंपैरिजन में ये रेयरर होगा और ये डेंसर होगा। ठीक है, जब लाइट इसके अंदर से एंटर करेगी तो क्या होगी, बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी तो ये क्या होगा कि लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड हुई। और यहाँ से ऑब्जर्वर अगर इसे देख रहा है तो उसे ये वाली पोजीशन नहीं, उसे ये वाली पोजीशन दिखती है सन की। दूसरा है सेम ही फिनोमिना हमें रेडिश कलर अभी देखा था विबिग्योर की फॉर्म में जब हमने ब्रेकआउट किया था। तो सबसे ज़्यादा जो कलर हमें दिखता है वो रेड कलर का दिखता है। जब ये लाइट इसके अंदर जाएगी डिस्पर्ज होगा और डिस्पर्ज में जो वाइट लाइट है ये जो सन की है तो सबसे ज़्यादा जो कलर जो हमें दिखेगा वो दिखेगा रेड कलर। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है इसमें से पूछ सकता है। क्लियर, आई होप यू मे बी अंडरस्टैंड। यहाँ तक आपको आगे होगा। ये 2 चैप्टर हैं, इसमें और 1-2 टॉपिक अगर है ये देख लेना। 1-2 टॉपिक अगर है तो सारे के सारे टॉपिक इसमें थियोरेटिकल है, ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस वगैरह तो आस्क नहीं करते। अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ये आपका सबसे ज़्यादा वेटेज या सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस जो है वो आस्क करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टर्म है सर्किट क्या है। सर्किट है तो सर्किट में कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो सर्किट में एक कॉम्पोनेंट होता है वह रेजिस्टेंस, एक होता है बैटरी और एक होता है कनेक्टिंग वायर और ओपन एंड क्लोज की या हम कहें उसके अंदर की जो है वो यूज़ होती है। तो रेजिस्टेंस को हम R से, बैटरी को B से या पोटेंशियल को हम इसमें मेजर करते हैं। तो सर्किट इस तरीके से बनता है। मान लीजिए एक सर्किट है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक इसके अंदर बैटरी और एक ओपन एंड क्लोज की, इस चीज़ को हम बोलते हैं सर्किट। तो बैटरी को लगाएं हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव। जो बड़े वाला पार्ट होता है ये पॉजिटिव होता है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसे हम आर, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग वायर। ये डायरेक्शन ऑफ करंट की है, ये कनेक्टिंग वायर है, इसे हम बैटरी बोलते हैं। अभी जो बताया ये की है, ये रेजिस्टेंस है और इसको हम पोटेंशियल भी कह देते हैं। जो बैटरी का जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है जिसके ऊपर इफेक्ट प्रेशर या हम कहीं फोर्स लगाती है बैटरी, वो इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। नेक्स्ट है सर्किट के बारे में तो ऐसा नहीं पूछता, बट सर्किट अगर आपको बना करके दे दिया गया उसने तो सर्किट को आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इसके बाद आपका आता है कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, बैटरी को कैसे बोलते हैं, जंपिंग वायर क्या होती है, ये आपके पास गिवन है सब चीज़। तो नेक्स्ट जब ये सब चीज़ गिवन है आपके पास तो इसमें एक बार देख लीजिएगा NCERT में आप देख लीजिएगा ये चीज़। फिर नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है भाई ओम्स। ओम्स से चलता है, ओम्स जो लॉ है इससे जो आपका जो चैप्टर है यहाँ से बन के चलता है। तो ओम्स जो है इसका कभी कभी PV डायग्राम आ जाता है या VI डायग्राम आ जाता है। तो VI डायग्राम जो है ओम्स का, VI डायग्राम क्या है, तो VI डायग्राम ये है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। तो ये V और I डायग्राम, इसे VI डायग्राम बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन अगर फॉलो कर रहा है दिस इज कॉल्ड ओम्स फॉलो कर रहा है। तो ओम्स ने स्टेटमेंट जो दी थी वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ये कहा था और V इज इक्वल टू RI ये ओम्स ने कहा था। ये इसके ऊपर बेस आ जाता है क्वेश्चन। R जो होता है रेजिस्टेंस होता है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई I और I इज इक्वल टू V बाई R। ये चीज़ हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसमें जो पोटेंशियल है इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट की, पूछ लेता है भाई ऐसा यूनिट क्या है, वो वोल्ट की ऐसा यूनिट होती है। इसमें पूछता है रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वो ओम होती है। और इसमें करंट की ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट भी आपको लिखनी ज़रूरी है, नहीं तो एग्जामिनर वहाँ भी आपके नंबर जो है वो डिडक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है जब इसके बाद ओम्स के बाद आता है आपका ओम्स लॉ के बाद आपके जो रेजिस्टेंस है उन्हें सीरीज पैरेलल में किस तरीके से हम कंबाइन करते हैं, एक क्वेश्चन वहाँ से भी आस्क कर लिया जाता है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू ये आता है R1 प्लस R2 और डैश डैश अगर हम कहें Rn। अगर दो रेजिस्टेंस, अगर nth रेजिस्टेंस है तो पहले हम दो रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। तो दो रेजिस्टेंस का R1 R2 जो रेजिस्टेंस है दिस इज द
सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको इस तरीके से ये सर्किट के अंदर आपको फॉर्म्ड करके दे देगा रेजिस्टेंस के अंदर। तो ये होता है R1 और ये होता है R2। क्लियर? तो इस तरीके से अगर सर्किट के अंदर वो 3 रेजिस्टेंस दे रहा है, 4 रेजिस्टेंस दे रहा है, तो उसे भी आप क्या कर दें, उसे भी आप उस तरीके से ही ऐड कर दें। तो ये बन जाएगा आपके पास R इन सीरीज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R1 प्लस R2, और ऐसे ही आपके पास Rn, कितने भी रेजिस्टेंस आप जोड़ लीजिए। इसमें एक जर्नल फार्मूला जो बनता है, जो टीचर नहीं बताते, कहीं कहीं पर बता देते हैं, कहीं कहीं पर नहीं बताते। तो जर्नल फार्मूला भाई इसमें ये है Ri। तो I जो बिलोंग करता है वो 1 2 3 नेचुरल नंबर पर बिलोंग करता है। तो ये इसका एक जर्नल फार्मूला है, समीशन कह दिया हमने। तो समीशन ये कह देगा I टेंस टू n तक, 1 से और n तक। क्लियर? ये इसमें जनरल फॉर्मूला, ये जरूर करके चले जाना। इसमें क्वेश्चंस जो है वो आस्क कर लेता है कभी कभी। सेकंड आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला सबसे पहले जो बनेगा R इन पैरेलल, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। और इसमें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर nth के लिए मैं आपको बता देता हूँ, R इन पैरेलल इज इक्वल टू nth के लिए 1/R1 प्लस 1/R2, और ये हो जाएगा 1/Rn। ये आप पैरेलल के लिए। पैरेलल में रेजिस्टेंस किस तरीके से जुड़ते हैं? पैरेलल में इस तरीके से रेजिस्टेंस जुड़ते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में इस तरीके से जुड़ते हैं। तो यहाँ आपने सर्किट जो है वो ड्रॉ किया है इस तरीके से। तो ये बोल देंगे R1, ऐसे ही R2, और ये हो जाएगा R3, और ऐसे ही अगर हम कहें Rn तक रेजिस्टेंस जो है इसमें पैरेलली हम जोड़ सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है, ये जर्नल फार्मूला 1/R इन पैरेलल इज इक्वल टू समीशन ऑफ I टेंस टू n और I टेंस टू 1। तो ये हो जाएगा 1/Ri। तो आप इसमें कितनी भी रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हो। क्लियर? आई होप यू मे बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है इसमें कि भाई पावर क्या है। तो पावर के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पावर क्या है? तो पावर को हम अगर डिफाइन करें, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। नहीं तो अगर हम बात करें पोटेंशियल और करंट की, अगर हम इसमें बात ना करके, तो पावर को अगर सिंपली 10th क्लास से देखें, 9th क्लास से, तो W/T होता है। और इसी में हम से जो पहली टर्म है पावर इज इक्वल टू W क्या होता है भाई आपके पास V/Q, या हम V इंटू Q। तो ये होता है V इंटू Q। तो ये हो जाएगा V इंटू Q और ये अपॉन T। और Q क्या होता है? P इज इक्वल टू V इंटू Q। Q होता है I इंटू T, और अपॉन कितना हो जाएगा? T किससे कैंसिल? तो पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू I। ये जो है टर्म हमारी इससे जो फॉर्म्ड हो जाएगी, ये वाली टर्म। सो पावर का जो SI यूनिट आती है, या तो हम कहें इसे वोल्ट, एम्पियर, या हम इसकी SI यूनिट कहें सीधा वाट। इसमें बड़ी यूनिट भी पूछ लेता है, किलोवाट ऐसे पूछ लेता है, इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बड़ी यूनिट को किलोवाट और बड़ी यूनिट को मेगावाट कह देते हैं। तो इतना तो नहीं पूछेगा आपसे, किलोवाट तक बस चेंज करके वो पूछ सकता है। नेक्स्ट इसमें जो फॉर्मूला आता है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो पूछता है हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब कभी भी जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर्ड होता है, या किसी भी सर्किट के अंदर अप्लाई होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जैसे अप्लाई होगा किसी सर्किट के अंदर, तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है। तो जो हीट जनरेट होगी, तो वो किस तरीके से हीट जनरेट होगी, तो कैसे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हीट का फॉर्मूला होता है भाई H इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। जितने टाइम तक पावर उसके ऊपर लगेगी और कितने टाइम तक लगेगी, उसका प्रोडक्ट होता है। और हीट को अगर फॉर्मूला देखें, तो पावर का फॉर्मूला हमने एज्यूम किया था, क्या था पावर का फॉर्मूला? V इंटू आई, और यहाँ बन जाएगा भाई T। अगर हम इसे चेंज करें, H को, V को चेंज करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ये होता है V इज इक्वल टू RI। अगर ओम्स के अकॉर्डिंग देखें, तो अगर यहाँ रखें हम ये वैल्यू इंटू I इंटू T, तो ये बनता है हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू RI स्क्वायर और इंटू T। तो ये हम कह देंगे I स्क्वायर RT भी हम इसे बोल देते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इस तरीके से भी हम इसे बोल देते हैं। आई होप यू मे बी अंडरस्टैंड। पॉज कर।